Hello, hello students. Welcome back to my channel, Catalyst Classes Silvassa. Myself Anil Patil, Faculty of Chemistry from Catalyst Classes. So आज हम लोग क्लास 12 का वही टॉपिक पढ़ने वाले, दैट इज सरफेस केमिस्ट्री, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में जहाँ पे ड्रॉप किया था, राइट? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो पढ़ा था, वी हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री, उसमें एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, एड्सॉर्प्शन कितने टाइप के होते हैं, वो एड्सॉर्प्शन जो है वो कौन कौन से फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी, राइट? तो आज का जो टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. ओके, सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले उसका नाम क्या है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. सो आइसोथर्म का मतलब क्या होता है? जब हम लोग बात करते हैं आइसोथर्म, देखो मैं बताता हूं, आइसोथर्म, राइट? तो आइसो का मतलब होता है सेम, राइट? एंड थर्म का मतलब होता है टेम्परेचर. थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर. मतलब इन शॉर्ट में ये बोलना चाहता हूं, ये एक ऐसा ग्राफ है जो कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया है. ये कैसा ग्राफ है? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इज अ प्लॉट, इट इज एक्चुअली अ प्लॉट इन विच टेम्परेचर इज कांस्टेंट. अब क्या वर्सेस क्या, हम लोग वाई एक्स एक्सिस पे यहां पे ले लेंगे प्रेशर और वाई एक्सिस पे लेते हैं एक्स बाई एम, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ गैस एड्सॉर्ब. अब आप बोलोगे ये क्या है, एक्स बाई एम क्या है? फ्रैक्शन ऑफ गैस एड्सॉर्ब. इसका मतलब क्या होता है कि मान लो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज लेट मी टेक एन एग्जांपल, ठीक है? अब जैसे मेरे पास एग्जांपल है, कोई एक कंटेनर है, राइट? ये कंटेनर है, इस कंटेनर में यहां पे जो है वो एड्सॉर्बेंट है. ये क्या है? एड्सॉर्बेंट है, ठीक है? ये आप देख सकते हो, ये क्या है? एड्सॉर्बेंट है, राइट? अब एड्सॉर्बेंट है, अब इस एड्सॉर्बेंट के ऊपर यहां पे एड्सॉर्बेट है, मतलब ये कोई गैस है, ये कोई क्या है? कोई भी गैस है, ठीक है? अब मान लो यहां पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, मतलब अब देखो, अब एज्यूम करो कि यहां से मैं पिस्टन से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, तो प्रेशर अप्लाई करूंगा तो ये जो गैस एड्सॉर्ब होगा इसके सरफेस पे, है ना? तो यहां से जितना ज्यादा प्रेशर डालूंगा उतने ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? सरफेस पे एड्सॉर्ब हो गए. अब सरफेस पे जब एड्सॉर्प्शन होगा, राइट, तो शुरुआत में तो सरफेस क्या है? पूरा एम्प्टी है, तो एड्सॉर्प्शन की जो स्पीड होगी वो अच्छी खासी होगी. तो ये जो एक्स, ये जो गैस एड्सॉर्ब हो रहा है ना, वो एक्स है. ये जो गैस एड्सॉर्ब हो रहा है वो क्या है? एक्स है. एक्स इज द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब, है ना? और ये जो है, ये जो एड्सॉर्बेंट है, इसका मास m है. इसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? x बाय m. तो यहां पे आप देख सकते हो m तो क्या है? फिक्स है. ये तो क्या होगा? फिक्स होगा, राइट? अब जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, x की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाऊंगा तो x की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी. ये गैस बढ़ता जाएगा. तो इन शॉर्ट, अब देखो, मान लो प्रेशर बढ़ रहा है, x की वैल्यू बढ़ रही है, प्रेशर बढ़ रहा है, x बाय m की वैल्यू बढ़ रही है, राइट? ग्राफ ऐसा आएगा. अब होगा क्या? एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये सरफेस सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब देखो अभी जगह ही नहीं बची, ये सरफेस कैसा हो गया? सैचुरेटेड. मतलब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं, मैं यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं ऊपर से, राइट? लेकिन अब प्रेशर अप्लाई करते क्या, तो सरफेस पे पूरे गैस के मॉलिक्यूल सेटल हो गए, मतलब सरफेस क्या हो गया? पूरी तरीके से सैचुरेट हो गया. अब इस पॉइंट पे अगर मैं प्रेशर कितना भी लगा लूं तो क्या गैस एड्सॉर्ब होगा? क्योंकि सरफेस ऑलरेडी पूरा ऑक्यूपाई हो चुका है. देखो आप देख सकते हो, आपका ये जो सरफेस है ये पूरी तरीके से ऑक्यूपाई हो चुका है. अब मैं जो प्रेशर अप्लाई करूंगा, वो प्रेशर का अमाउंट ऑफ गैस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब विल बी रिमेन कांस्टेंट. तो यहां पे ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? मतलब मैं बोल सकता हूं यहां पे ये ग्राफ जो है वो कुछ तरीके से ऐसे हो जाएगा, यानी कांस्टेंट हो जाएगा. सो इस प्लॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. क्या बोलते हैं? एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म. देखो मैंने आपको प्लॉट को एक्सप्लेन किया, मैंने कैसे आपको याद रखना है. इट इज द मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब पर ग्राम ऑफ एड्सॉर्बेंट, दैट इज x बाय m वर्सेस इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. बहुत सिंपल है. जैसे आप फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, मैंने क्या कहा था? शुरुआत में सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट एम्प्टी है, कोई उसके ऊपर एड्सॉर्प्शन नहीं हुआ है, तो शुरुआत में जब प्रेशर अप्लाई करूंगा तो x बाय m की वैल्यू बढ़ते जाएगी, मतलब इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सरफेस क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड. देखो आप देख सकते हो सरफेस क्या हो गया है? सैचुरेटेड. सरफेस जैसे सैचुरेटेड हो जाएगा
उसके बाद आप भले कितना ही प्रेशर अप्लाई करो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यानी ग्राफ कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट, यानी आपको इस तरीके से एक कर्व मिलेगा। इसी कर्व को हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया इस चीज को। हम लोग सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सो लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब जो आइसोथर्म पढ़ने वाले वो क्या है, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या एक्सप्लेन करता है, देखो ये भी एक सिमिलर चीज है जो हम लोग ने अभी भी पढ़ी है ना। इट एक्सप्लेन्स द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ द गैस एब्जॉर्ब बाय यूनिट मास ऑफ द सॉलिड एंड प्रेशर ऑफ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सेम चीज है, वही डेफिनेशन जो हम लोग ने पढ़ा, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का डेफिनेशन ही है यहाँ पे। ये एक इक्विलिब्रियम रिलेशन बताता है, मतलब अभी तो हम लोग ने सिर्फ प्लॉट को एक्सप्लेन किया, अब हम लोग को एक मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में इस चीज को एक्सप्लेन करना है। तो वो किसने किया, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ने किया। उसने भी यही कहा कि अगर आप x/m और प्रेशर को प्लॉट करते हो तो आपको एक एम्पेरिकल रिलेशन मिलेगा। अब ये एम्पेरिकल रिलेशन कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं वो बात करते हैं साइड में, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैंने कहा था कि मैंने एक कंटेनर ले लिया, राइट, मैंने एक कंटेनर ले लिया, इसके नीचे सबसे ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है, ये क्या है, एड्सॉर्बेंट है, जिसका मास मान लो m मास है, राइट। अब यहां पे कोई गैस है, यहां पे कोई क्या है, गैस है, राइट। अब गैस का प्रेशर होता है अपना। अब मान लो मैं अगर यहां से प्रेशर बढ़ाऊं तो यहां पे सरफेस पे गैस की क्वांटिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। द क्वांटिटी ऑफ द गैस ऑन द सरफेस इज व्हाट, x। द क्वांटिटी ऑफ द गैस ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट रिमेन x। अब होगा क्या, अब जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो x की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, मतलब सरफेस पे जो गैस की क्वांटिटी है वो बढ़ते जाएगी। यानी मैं ये बोल सकता हूं ग्राफिकली, अगर इस चीज को देखो, देखो यहां पे मैं ग्राफ बना के दिखाता हूं, अगर ग्राफिकली देखूं यहां पे मेरे पास x/m है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ द गैस एब्जॉर्ब पर मास, पर यूनिट मास, एंड हियर इज प्रेशर। और ये जो प्लॉट है मैंने कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया है, ठीक है। तो होगा क्या, आपका जो शुरुआत में आप जब प्रेशर बढ़ाओगे तो शुरुआत में क्या होगा, गैस एब्जॉर्प्शन बढ़ते आएगा, बढ़ते आएगा, मतलब इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसे होगा कुछ, शुरुआत में ग्राफ ऐसे मिलेगा, राइट। मतलब शुरुआत में जो ग्राफ है वहां पे मैं बोल सकता हूं कि x/m जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, p। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, पावर क्या होगा, 1 होगा, पावर क्या होगा, 1। मतलब मैं बोल सकता हूं एट लो प्रेशर x/m is directly proportional to p⁻1 which can be written in a different form। आप और एक फॉर्म में लिख सकते हो, तो फिलहाल ये फॉर्म याद रख लो, एट लो प्रेशर x/m is proportional to p⁻1, p⁻1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। अब होगा क्या, अब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, राइट, द अमाउंट ऑफ द गैस ऑन द सर्फेस विल गो ऑन इंक्रीजिंग एंड देयर विल कम अ पॉइंट, यहां पे एक ऐसा पॉइंट आएगा जब सर्फेस सैचुरेट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं, मैं 1 घंटे पढ़ा रहा हूं, 2 घंटे पढ़ा रहा हूं, 3 घंटे पढ़ा रहा हूं, आपका दिमाग क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, उसके बाद में वो एक्सेप्ट करना बंद कर देगा। वैसे ही जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाते जाऊंगा, amount of the gas on the surface will go on increasing, but there will come a point when the quantity of the gas, जो गैस एब्जॉर्ब हुआ है सरफेस पे, वो सैचुरेट हो जाएगा, मतलब सरफेस पे जगह ही नहीं बचेगी, मतलब आप अगर और प्रेशर अप्लाई करोगे तो उसका कोई असर नहीं होने वाला है, राइट। तो सरफेस जैसे ही पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाएगा, ये प्लॉट आपको एक कांस्टेंट मिल जाएगा, मतलब अभी कोई गैस एब्जॉर्ब होना नहीं चाहिए क्योंकि सरफेस क्या हो गया, सैचुरेट। तो आपको प्लॉट कैसा मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से, राइट। सो ये हो गया प्लॉट आपका। अब होता क्या है, एट वेरी हाई प्रेशर, लुक एट द ग्राफ, ग्राफ को देख के हम लोग बात करेंगे। एट हाई प्रेशर, अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो हाई प्रेशर पे यहां से देख सकते हो इस पॉइंट से x/m जो है वो फिक्स हो गया है, उसकी क्वांटिटी फिक्स हो गई है, मतलब कांस्टेंट हो गया है, मतलब मैं बोल सकता हूं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, इट इज नॉट डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर। इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर का मतलब क्या हो गया, p⁻0, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब p⁻1 हो गया। अब इंडिपेंडेंट मतलब प्रेशर से वो इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब प्रेशर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो p⁻0, एनीथिंग ⁻0 इज 1, राइट। सो यहां पे ये हो गया एट हाई प्रेशर। एट लो प्रेशर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻1 एंड एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p⁻0। तो अगर मैं एट इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करूं, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू p⁻0। अगर मैं बात करूं थर्ड केस की, दैट इज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है इन दोनों के बीच का, ठीक है। अगर मैं इंटरमीडिएट प्रेशर की बात करूं, मतलब इन दो पॉइंट्स के बीच में, मैं बोल रहा हूं इन दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ये प्लॉट देख लो, ये वाला, इस बीच में इंटरमीडिएट की अगर बात करो तो यहां पे इक्वेशन क्या होगा, सर मैं लिख सकता हूं
एट इंटरमीडिएट प्रेशर, ठीक है, देखते हैं x बाय m विल बी प्रोपोर्शनल टू p रेज टू व्हाट, अब p रेज टू पावर क्या आएगा, अब देखो यहां पे 1 और 0, राइट, p रेज टू 1 और p रेज टू 0, 1 और 0 के बीच में कितनी वैल्यूज आती है 1 बाय n, तो मैं क्या लिख सकता हूं x बाय m इज प्रोपोर्शनल टू p रेज टू 1 बाय n। देखो कैसे मैंने प्लॉट किया, 0 और 1 के बीच में जो वैल्यूज आती है वो क्या होती है 1 बाय n, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वैल्यूज आएगी वो p का पावर क्या होगा 1 बाय n, तो x by m will be proportional to p raised to 1 by n, and this empirical relation is nothing but Freundlich adsorption isotherm equation, right? This can be rewritten as, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, proportional साइन हटाओगे तो वहां पे क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो इक्वल्स टू k into p raised to 1 by n, right? So this equation is very very important, ये आपको इक्वेशन याद रखना है, दिमाग में रखो, this equation is not, मतलब ये बाकी के जो इक्वेशन है वो आपको बुक में नहीं दिए गए, तो आप इस तरीके से लिखोगे तो ज्यादा बेटर याद होगा। लो प्रेशर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर से, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट है, इंटरमीडिएट प्रेशर पे उन दोनों के बीच का पॉइंट होगा, दैट इज 1 और 0 के बीच के जो पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं 1 बाय n, यानी x by m is proportional to p raised to 1 by n. This particular equation is known as Freundlich adsorption isotherm. Got it? ठीक है, वापस थ्योरी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो आपको ये आइसोथर्म का इक्वेशन मैंने अभी प्लॉट करके भी बता दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया, और इसी इक्वेशन को आपको याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ग्राफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ अलग अलग टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया गया है। आप देख सकते हो 273, 244, 195, यानी जितना कम टेम्परेचर है उतना प्लॉट ऊपर की तरफ है। सिंपल लॉजिक है ना, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, कम होता है ना, टेम्परेचर बढ़ता है तो एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो x by m भी कम होगा, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना नीचे आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना प्लॉट नीचे है, तो प्लॉट में हमेशा याद रख सकते हो, अगर आपको ऐसे कोई प्लॉट दे दिया है ना, ऐसे कोई प्लॉट दे दिया x by m वर्सेस प्रेशर, और यहाँ पे मान लो दो प्लॉट दे दिया इस तरीके से, राइट, ये मान लो T1 टेम्परेचर पे, ये मान लो T2 टेम्परेचर पे, और आपको पूछ लिया इन टेम्परेचर में से T1 बढ़ा या T2 बढ़ा है, तो सिंपल लॉजिक लगा सकते हो कि T2 विल बी ग्रेटर देन T1। व्हाई? क्योंकि हायर टेम्परेचर पे एब्जॉर्प्शन कम होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये जो इक्वेशन आपने पढ़ा है इसको हम लोग और एक दूसरे फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं, ग्राफिकली भी। ठीक है, बात करते कैसे, अगर मैं लॉग ले लूं, ठीक है, देखते हैं यहां पे मैं बात करता हूं। अभी आपने इक्वेशन पढ़ा, फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का जो इक्वेशन था क्या था, x by m was equals to k into p raised to 1 by n, right? This was the equation of what? Freundlich adsorption isotherm। अब इसको अगर मैं log लगा दूं दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, log x by m is equals to what? log k into यानी प्लस ये 1 by n आगे आ जाएगा 1 by n log p। तो ये इक्वेशन को भी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं log के फॉर्म में, राइट। अब होता क्या है, अगर मैं इसको इस इक्वेशन को कंपेयर करूं आपके स्लोप के इक्वेशन से, मैथ्स सब लोग ने पढ़ा होगा, मैथ्स में आपका स्लोप का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, राइट। ये इक्वेशन आपको याद होगा, नहीं याद है तो आप अभी याद कर सकते हो, जो बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बता रहा हूं, आपको ये स्लोप का इक्वेशन याद रखना है, बिकॉज इससे आप किसी भी ग्राफ को प्लॉट करके अगर ये इक्वेशंस को फॉलो करो, देखो y एक्सेस पे क्या आएगा बताओ, log x by m, तो मान लो मेरा y एक्सेस पे क्या है log x by m, राइट। x एक्सेस पे क्या आएगा, देखो mx, mx यानी log p आएगा, यहां पे क्या आएगा log p। अब आप देख सकते हो ये जो होगा m जो होता है इट इज नथिंग बट स्लोप, m जो होता है इट इज नथिंग बट स्लोप, तो आपको जो, और ये जो है k जो है वो कांस्टेंट यानी इंटरसेप्ट होगा, क्या होगा, मतलब आप अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ग्राफ ऐसा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, राइट। तो यहां पे जो स्लोप होगा, यहां का इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा 1 by n, और ये जो इंटरसेप्ट होगा, ये जो इंटरसेप्ट होगा, दिस इंटरसेप्ट विल बी log k। मतलब मैं सिंपल इस इक्वेशन से मैं ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं। ओके, सो फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन कैसे बनाना है, उस इक्वेशन को ग्राफ में कैसे प्लॉट करना है वो आपको याद रखना है, बिकॉज ये ग्राफ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉर्मली ये एंट्रेंस में भी आता है, तो आप याद रख सकते हो ग्राफ को कैसे प्लॉट करना है, आपको याद नहीं करना है, उसको सिर्फ समझना है। यू हैव टू रिमेंबर द इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सेस पे log x by m ले लिया, x एक्सेस पे log p ले लिया, 1 by n यानी m जो होता है वो स्लोप होता है, तो यहाँ पे स्लोप क्या हो गया 1 by n, एंड log k क्या है कांस्टेंट यानी c, तो कांस्टेंट क्या आता है हमेशा आपका इंटरसेप्ट पे आएगा, राइट। सो
दिस वाज अबाउट फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब देखो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म जो है वो किसी सोल्यूशन के लिए भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अब देखो सोल्यूशन के केस में कैसे होता है, देखो सिंपल है, आपको कुछ नहीं याद रखना है इसमें ज्यादातर। आप क्या याद रख सकते हो कि सोल्यूशन अगर है, अगर मेरे पास सोल्यूशन है तो सोल्यूशन में प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, एड्सॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा सोल्यूशन में, इन केस ऑफ सोल्यूशन, याद रखना इन केस ऑफ सोल्यूशन, मतलब मान लो मुझे सोल्यूशन के अंदर से एड्सॉर्प्शन कराना है, ठीक है, इन केस ऑफ सोल्यूशन एड्सॉर्प्शन, वहां पे जो x by m होगा इट विल बी प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन c raised to 1 by n। सेम है इक्वेशन, आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है, वहां पे प्रेशर था, सोल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन होता है, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x by m इज इक्वल्स टू log k, यहाँ पे इसको प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट k इंटू c raised to 1 by n, राइट। तो उसी को मैं लिख रहा हूं आगे, log k प्लस 1 by n आगे आ जाएगा log c, इसका भी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो सोल्यूशन के केस में कंसंट्रेशन होगा, और अगर आपका सॉलिड एड्सॉर्बेंट पे कोई गैस एब्जॉर्ब हो रहा है तो वहां पे प्रेशर होगा, गैस के लिए हमेशा प्रेशर होता है, राइट। सो फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म आपको क्लियर हो गया होगा, यह आइसोथर्म क्या एक्सप्लेन करता है और इसको कैसे फाइंड करना है, राइट। अब देखो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक आइसोथर्म पढ़ने वाले, दैट इज लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब ये जो टॉपिक है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, ये टॉपिक जो है आप याद रख सकते हो, ये आपको जेईई या नीट में काम आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूं, जो एनसीईआरटी के लिए पढ़ रहे हैं उनको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आप पढ़ लो तो और अच्छा है, क्योंकि एंट्रेंस में ये टॉपिक आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को समझते हैं हम लोग। अब इसी एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म को लैंगम्यूर ने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया, लेकिन बिफोर स्टडीइंग द लैंगम्यूर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म यू शुड नो व्हाट assumptions he have used। उसने अपने आइसोथर्म को एक्सप्लेन करने के लिए पहले कुछ assumptions यूज किए। चलो देखते हैं एक एक करके क्या क्या assumptions उसने कंसीडर किए थे। पहला क्या है कि surface of a solid is made up of elementary sites each of which adsorb on a gas molecule। मतलब उसने कहा कि देखो जैसे कोई सॉलिड है, मैं पॉइंट को हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, यहां पे ध्यान से देखना। उसने कहा कि जैसे कोई सॉलिड है, ठीक है, जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड के सरफेस पे एलिमेंट्री साइट्स होते हैं, समझ में आ रहा है। एलिमेंट्री साइट्स मतलब ऐसी जगह, ये जो है दिस आर एलिमेंट्री साइट्स। एलिमेंट्री साइट्स है ऐसी जगह जहां पे गैस का मॉलिक्यूल आके सेटल होने वाला है, ठीक है। तो क्या कहा उसने कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री साइट्स ईच ऑफ विच एब्जॉर्ब अ गैस मॉलिक्यूल। मतलब ये हर एलिमेंट्री साइट अपना गैस मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर सकता है, इस तरीके से हर एलिमेंट्री साइट गैस मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर सकता है, राइट। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर, आपको ये एजम्पशन था उसका। सेकंड एजम्पशन क्या है कि सरफेस ऑफ सॉलिड इज होमोजीनियस। इसका मतलब ये है कि हर साइट पे जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, मतलब सॉलिड, अगर मेरे पास कोई सॉलिड है उसका सरफेस पूरा होमोजीनियस है, मतलब साइड्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो सारी चीजें इक्वल है, मतलब सरफेस जो है पूरा होमोजीनियस है, एक जैसा है, क्लियर, सरफेस इज होमोजीनियस। थर्ड पॉइंट क्या है कि एब्जॉर्ब गैस बिहेव्स आइडियली, मतलब जो आपका गैस एब्जॉर्ब हुआ है वो आइडियली बिहेव करेगा, ठीक है, वो हर यूनिफॉर्म सरफेस पे कैसे बिहेव करेगा, आइडियली बिहेव करेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे ज्यादा एब्जॉर्ब होगा कहीं पे कम एब्जॉर्ब होगा, ये एजम्पशंस है, रिमेंबर, ठीक है, इसके ड्रॉबैक्स बाद में पड़ेंगे। सेकंड क्या है, मोनोलेयर इज फॉर्म। उसे ये कहा कि मल्टी लेयर नहीं बनेगा, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर दूसरा गैस का लेयर सेटल नहीं होगा, मोनोलेयर बनेगा। मोनोलेयर मतलब अ सिंगल लेयर। सेकंड क्या कहा, नो लैटरल इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। व्हाट डज दिस मीन, मान लो अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, अगर ये सॉलिड का सरफेस है, तो अगर यहाँ पे कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है, यहाँ पे कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है ना, तो इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, समझ रहे हो। आपका जो अगर ये सॉलिड है, इस तरीके से सॉलिड एब्जॉर्ब हुआ है अपने गैस के ऊपर, कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ, सॉलिड के ऊपर कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है, तो इनके बीच में लैटरल इंटरेक्शन नहीं होगा, मतलब ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, समझ में आ रहे, ये जो है ये आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, क्लियर। लास्ट पॉइंट जो है दैट इज एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स आर लोकलाइज्ड। व्हाट डू यू मीन बाय लोकलाइज्ड, लोकलाइज्ड मतलब अपनी जगह पे रहना, मूव नहीं करना। जो गैस का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो चुका है वो अपनी ही जगह पे लोकलाइज्ड होगा, इट विल नॉट मूव। सो बिफोर स्टडीइंग द लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट्स, ठीक है। वापस एक बार देख लो क्या कहा था कि
किसी भी सॉलिड पे एलिमेंट्री साइट्स होते हैं, यानी ऐसी जगह जहां पे गैस का मॉलिक्यूल सेटल होने वाला है, होमोजीनियस होता है मतलब एक जैसा होता है, और गैस जो होता है वो आइडियली बिहेव करता है, हर जगह पे इक्वली एब्जॉर्ब होता है। ये गैस जो होता है वो हमेशा मोनो लेयर बनाता है, यानी सिंगल लेयर बनाता है, और वहां पे गैस के मॉलिक्यूल जो एब्जॉर्ब हो चुके हैं उनके बीच में लैटरल इंटरेक्शन यानी आपस में इंटरेक्शन नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट जो मैंने कहा दैट इज गैस के मॉलिक्यूल्स लोकलाइज्ड होते हैं, वो मूव नहीं करते, मतलब ऐसा नहीं कि सरफेस पे मूव करेंगे, जहां पे वो एब्जॉर्ब हुए वहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। सो दिस आर द assumptions of Langmuir adsorption isotherm. So let us study the empirical relation or the derivation for Langmuir adsorption isotherm. यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है दैट इज डेरिवेशन ऑफ Langmuir adsorption isotherm, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। यहां पे साइड में मैं बताता हूं Langmuir adsorption isotherm के बारे में, ठीक है। Langmuir adsorption isotherm, अब ये फिर से isotherm है, यानी ये फिर से क्या है, isotherm। iso मीन्स सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्लॉट किया गया हुआ ग्राफ, ठीक है। अब इसने आपका जो फ्रेंडलिच था उससे कुछ अलग बताया इसने, तो इससे कुछ एजम्पशन से जो मैंने अभी भी डिस्कस किए, लेकिन डेरिवेशन इसका जो इक्वेशन हम लोग को बनाना है वो हम लोग इक्वेशन अभी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं इक्वेशन बनाने के लिए कंसीडर करता हूं कोई सॉलिड सरफेस। मान लो ये कोई सॉलिड सरफेस है, जैसे मैंने कहा था कि एलिमेंट्री साइट्स होते हैं, तो मैं इसके सरफेस पे क्या बना रहा हूं, एलिमेंट्री साइट्स बना रहा हूं, राइट। अब आपको पता है कि यहां पे क्या होगा कि गैस के मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो गए, मान लो ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, मान लो क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है कि किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जब गैस के मॉलिक्यूल सेटल होते हैं, यहां पे सेटल हो गए, कहां पे सेटल हो गए, एलिमेंट्री साइट्स पे सेटल हुए, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन, राइट। एट द सेम पॉइंट जब एडसॉर्प्शन होता है, उसी पॉइंट पे क्या होता है, सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूल्स निकलते भी हैं, मतलब सरफेस पे कुछ सेटल हुए मॉलिक्यूल वापस से निकल जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। मतलब सरफेस पे कोई गैस का मॉलिक्यूल सेटल हो रहा है तो एडसॉर्प्शन, सरफेस से कोई गैस का मॉलिक्यूल निकल रहा है तो डिसॉर्प्शन। अब होता क्या है कि ऐसी सिचुएशन में एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेट इक्वल हो जाना, मतलब when rate of adsorption will become equals to rate of desorption, मतलब अगर 10 मॉलिक्यूल सेटल हो रहा है तो 10 मॉलिक्यूल निकल भी रहे हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम मैं बोल सकता हूं, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ एडसॉर्प्शन विल बी इक्वल्स टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। याद रहेगा, इक्विलिब्रियम पे जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है, मतलब अमाउंट ऑफ एडसॉर्प्शन, जितना एडसॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसॉर्प्शन हो रहा है, तो रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को, दैट इज इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए जानते हैं कैसे। मान लो ये जो गैस है वो ए है, ए क्या है, मेरा गैस है, और ये जो एम है वो मेटल है या कोई सॉलिड है, ठीक है। अब आपको पता है ये जो ए है, ये जो ए है वो किसके सरफेस पे जाने वाला है, एम के सरफेस पे, तो क्या बनाएगा, ए एम बनाएगा मान लो, मतलब गैस सॉलिड के सरफेस पे सेटल हो गया। अगर ये फॉरवर्ड प्रोसेस है और ये रिवर्स प्रोसेस है, आपको पता है फॉरवर्ड अगर है मतलब ए प्लस एम ए एम बन रहा है तो वो क्या है, एडसॉर्प्शन, मतलब ए गैस एम पे सेटल हो रहा है। फिर ए एम से ए प्लस एम बन रहा है, अगर रिटर्न हो रहा है तो वो क्या है, डिसॉर्प्शन है। तो आपको पता है कि ये इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन है, ये क्या है, इक्विलिब्रियम वाला इक्वेशन है, राइट। अब इस इक्वेशन में आप देख सकते हो ए प्लस एम ए एम बना रहा है, यानी एडसॉर्प्शन हो रहा है, तो एडसॉर्प्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, के ए, रेट कांस्टेंट ऑफ एडसॉर्प्शन फॉरवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, के, आप क्या कर सकते हो, के, मैं एक काम करता हूं के डी ले लेता हूं, डिसॉर्प्शन है ना तो इसको मैं ले लेता हूं के डी, ठीक है, के डी। तो के जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट है और के डी जो है दैट इज डिसॉर्प्शन के लिए रेट कांस्टेंट है, राइट। अब आपको याद रखना है कि रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है, डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग यहां पे, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर। आप देखो यहां पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा, मतलब यहां पे अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं, राइट, तो प्रेशर अगर मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा, प्रेशर अप्लाई करने पे एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है, ये अपने अभी भी पढ़ा है ना। तो मैं लिख सकता हूं कि डायरेक्ट रिलेशन टू व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस ए, रेट ऑफ एडसॉर्प्शन इज डायरेक्ट रिलेशन टू व्हाट, प्रेशर ऑफ गैस ए। ए का गैस का प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतना एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा।
साथ साथ में इस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन उस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने खाली साइट्स है। समझ में आ रही बात? नंबर ऑफ, हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स, है ना, नंबर ऑफ वेकेंट साइट, नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई सॉलिड का सरफेस है, ठीक है, अगर ये आपका कोई सॉलिड का सरफेस है तो इस पे जितने ज्यादा वेकेंट साइट्स होंगे उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। वेकेंट का मतलब है एम्प्टी साइट्स, जहां पे कोई गैस एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। तो जितनी ज्यादा जगह खाली होगी उतना गैस उस पर सेटल हो सकता है, राइट। अब होता क्या है कि मान लो टोटल नंबर ऑफ साइट्स, जो टोटल नंबर ऑफ साइट्स अवेलेबल है, एन जो है वो मान लो टोटल नंबर ऑफ साइट्स है, ठीक है। उसमें से मान लो थीटा इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ साइट्स एब्जॉर्ब। थीटा क्या हो गया, मान लो एन साइट्स में से, एन नंबर ऑफ साइट्स में से कितना एब्जॉर्ब हो गया, थीटा एब्जॉर्ब हो गया। तो वैकेंट कितनी बच जाएगी, एन में से एन थीटा माइनस कर दो, राइट। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स थी, उसमें से एन थीटा जो है वो फ्रैक्शन ऑफ वैकेंट साइट्स एब्जॉर्ब हो गई। मतलब बची कितनी, एन माइनस एन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एन कॉमन ले लूंगा तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पे इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या आएगा, रेट कांस्टेंट यानी के ए इंटू पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा। ये क्या मिल गया, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन का इक्वेशन। इसको मैं देता हूं 1, राइट, क्लियर। देखो मैंने क्या कहा कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किससे, प्रेशर ऑफ गैस से, एंड साथ साथ में वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंट साइट्स पे। वैकेंट साइट कैसे कैलकुलेट की, एन जो है वो टोटल साइट्स है, उसमें से एन थीटा ऑक्यूपाई हो गई तो बची कितनी, एन माइनस एन थीटा। तो ये मैंने एन कॉमन ले लिया तो बचा क्या है, 1 माइनस थीटा, एन इंटू 1 माइनस थीटा, और इसको इक्वेशन में पुट कर दिया, आपका फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब मैं बात करता हूं डिसॉर्प्शन की। अगर मैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करूं, अगर मैं रेट ऑफ डिसॉर्प्शन की बात करूं, अब देखो डिसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेगा, डिसॉर्प्शन सिर्फ वहीं पे होगा ना जहां पे गैस एब्जॉर्ब हुआ है। मतलब अगर मेरा ये कोई सॉलिड सरफेस है, ठीक है, इस तरीके से कोई सॉलिड सरफेस है, अब यहां पे कोई गैस मान लो एब्जॉर्ब हो चुका है, यहां पे कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है, ठीक है, यहां पे कोई गैस एब्जॉर्ब हुआ है, तो यहीं पे डिसॉर्प्शन होगा ना, जो वैकेंट है वहां पे डिसॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ डिसॉर्प्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होगा, नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड साइट्स। जितनी ऑक्यूपाइड साइट्स है उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं प्रेशर पे तो डिपेंड नहीं करेगा ये, है ना। तो रेट ऑफ डिसॉर्प्शन क्या होगा, विल बी इक्वल्स टू के डी, के डी मतलब रेट कांस्टेंट फॉर डिसॉर्प्शन, इनटू क्या हो जाएगा, एन थीटा। थीटा इज द फ्रैक्शन ऑफ गैस एब्जॉर्ब, एन थीटा मतलब एन मतलब टोटल साइट्स में से एन टोटल साइट्स थी उसमें से एन थीटा ऑक्यूपाई हो गई, तो एन थीटा जो ऑक्यूपाइड साइट्स है, एन थीटा क्या है आपका ऑक्यूपाइड साइट्स है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2, राइट। सो 2 इक्वेशंस मिल गए। तो आपको जैसे अभी अभी पता था कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, इसका रेट और इसका रेट क्या हो जाएगा, इक्वल। तो मैं क्या करूंगा, 1 और 2 को इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं बोल सकता हूं कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन। अब जब एब्जॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन का रेट इक्वल हो जाएगा तो मैं इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूं। क्या लिखूंगा, के ए इंटू पी ए इंटू एन इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू के डी इंटू एन थीटा, ठीक है। अब एन एन तो यहां पे कट जाएगा, अब बचा क्या आपके पास, देखते क्या बचा है। अगर एन एन यहां पे कट जाता है तो मैं इस के डी को इधर लिख लेता हूं, तो के बाय के डी इंटू पी ए इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, थीटा बच जाएगा, राइट। अब कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट क्या मिलेगा, नया कांस्टेंट यानी के लिख सकता हूं मैं, इसको क्या लिख देता हूं के, ठीक है। कांस्टेंट डिवाइड बाय कांस्टेंट क्या होता है, न्यू कांस्टेंट। तो न्यू कांस्टेंट पी ए इंटू 1 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा, राइट। अब क्या करते हैं
अब हम लोग एक काम करते हैं, इसको 1 माइनस थीटा को, ये थीटा को इस तरफ ले लो, तो ये के पी ए उस तरफ ले लो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाय के इंटू पी ए। कुछ नहीं किया मैंने, ये इसको इस तरफ लिया और थीटा को इस तरफ लिया, राइट। अब क्या कर सकते हो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, अगर थीटा से अगर इसको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 1 बाय थीटा माइनस थीटा बाई थीटा क्या हो जाएगा 1, ठीक है, इक्वल्स टू 1 बाय के पी ए, राइट। अब ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, यानी 1 बाय थीटा इज इक्वल टू 1 बाय के इंटू पी ए +1 हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई थीटा इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं इसको, अगर एलसीएम ले ले इसका तो हो जाएगा के इंटू पी ए, ये हो जाएगा के इंटू 1, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस के इंटू पी ए। कुछ नहीं किया मैंने, एलसीएम ले लिया, राइट, के इंटू पी ए हो गया। अब इस इक्वेशन को मुझे लिखना है थीटा के फॉर्म में, तो ये अगर मैं इसको उल्टा कर दूं 1 बाई थीटा अगर ये है तो थीटा इक्वल टू क्या होगा रिवर्स, ये हो जाएगा के इंटू पी ए डिवाइड बाय 1 प्लस के इंटू पी ए। ये मिल गया आपका इक्वेशन, जिस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, LAI। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अब होता क्या है कि ये इक्वेशन बहुत सारे बुक्स में या बहुत सारे इसमें के को ए और बी लिया जाता है कभी कभी, है ना। इस इक्वेशन को देखो, आप ये मत सोचो कि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज फ्रैक्शन ऑफ गैस, एक्स बाय एम जो आप लोग ने फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन में पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था एक्स बाय एम ना, उसी को मैं थीटा ले रहा हूँ, समझ में आ रही बात। तो आपको डरना नहीं है कि ये अलग इक्वेशन है, तो थीटा इस देखो इसको मैं अलग तरीके से लिख सकता हूँ, आपने जो पढ़ा है ना वो तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे, थीटा को मैंने क्या लिया था एक्स बाय एम इक्वल्स टू, अगर मैं के को ए और बी ले लूँ तो ये हो जाएगा ए इंटू पी ए अपॉन 1 प्लस पी इंटू, एक मिनट, ए इंटू पी प्लस 1 प्लस बी इंटू पी, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। याद रखना ए एंड बी जो है वो कांस्टेंट के ही है, क्या है, कांस्टेंट है, वो हर गैस के लिए डिफरेंट होता है, ए और बी जो होती है वो आपको वैल्यू दी जाएगी। सो आप ये इक्वेशन भी याद रख सकते हो, ये इक्वेशन भी याद रख सकते हो, दोनों ही इक्वेशन सेम ही है। थीटा क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ गैस एब्जॉर्ब, एक्स मतलब क्या था कि कितना गैस एब्जॉर्ब हुआ है, एम मतलब मास ऑफ एब्जॉर्बेंट था, राइट। ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। सो इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। गॉट इट, समझ में आ गई सब लोग को। तो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन आपको याद रखना है, एक्स बाय एम इक्वल्स टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, या फिर के पी ए अपॉन 1 बाय 1 प्लस के पी ए। सो ये याद रखो या फिर ये याद रखो, दोनों एक ही बात है। क्लियर। सो हम लोग आ चुके हैं इस पॉइंट लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के पॉइंट्स पे। अब बात करते हैं, अब देखो होता क्या है कि आप इसको है ना और एक तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। चलो मैं मान लेता हूं कि अगर प्रेशर लो है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन मैं ले रहा हूं यही वाला, थीटा इक्वल्स टू के इंटू पी ए अपॉन 1 प्लस के इंटू पी ए था, यही इक्वेशन था, राइट। अभी अभी पढ़ा आपने। इस इक्वेशन को थ्रू चलो एक्सप्लेन करते हैं। अगर लो प्रेशर है, एट लो प्रेशर, अब आपको पता है कि अगर लो प्रेशर होगा तो K इंटू पी ए की वैल्यू क्या होगी, वेरी वेरी लेस देन 1। प्रेशर लो है यानी कम होगी। अब जब वैल्यू कम होगी तो उसको मैं क्या ले सकता हूं, है ना, अगर के पी के वैल्यू जो होगी वेरी वेरी लेस देन 1 है तो डिनोमिनेटर में मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। अगर डिनोमिनेटर में इग्नोर कर दिया तो 1 प्लस स्मॉल वैल्यू विल बी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1। तो एक काम करो, के पी को इग्नोर कर दो डिनोमिनेटर में, तो अगर नेग्लेक्ट कर दो, मतलब मैं बोल सकता हूं नेग्लेक्ट 1 प्लस के पी ए। नेग्लेक्ट क्यों किया मैंने, क्योंकि के पी ए बहुत छोटा वैल्यू है और 1 प्लस के पी ए करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 1 ही मिलेगा। तो उस इक्वेशन, उस फॉर्म में ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, थीटा इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, के इंटू पी ए। तो मैं बोल सकता हूं लो प्रेशर पे क्या होगा, थीटा इक्वल्स टू के पी ए, यानी एक्स बाय एम विल इक्वल्स टू के इंटू पी ए। अगर आपको याद होगा तो वो इक्वेशन भी कुछ इसी तरीके का था, याद करो क्या था, एक्स बाय एम इक्वल्स टू के इंटू पी रेज टू 1। सेम इक्वेशन मिला है मुझे लैंगमियर और फ्रेंडलिच को आप कंपेयर करो, है ना। चलो देखते हैं एट हाई प्रेशर, ठीक है। अब मैंने मान लो प्रेशर हाई ले लिया। अब प्रेशर हाई प्रेशर पे
के पी ए जो होगा वो क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, है ना, के पी क्या होगा, वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। अब इस केस में अगर बहुत बहुत बड़ा है तो 1 प्लस के पी ए में आप क्या कर सकते हो, 1 को इग्नोर कर सकते हो। 1 को क्या कर देना है, इसको इग्नोर कर दो। इसको अगर इग्नोर कर दिया तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये जो आपका इक्वेशन था, ये जो आपका इक्वेशन था वो क्या बन जाएगा बताओ, थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस के पी ए में 1 को इग्नोर कर दिया, क्या बन जाएगा, के इंटू पी ए डिवाइड बाय के इंटू पी ए, दैट विल बी व्हाट 1। एंड 1 क्या होता है, इट इज नथिंग बट प्रेशर का पावर 0। सेम आया एट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर पे क्या होता है, हाई प्रेशर पे इंडिपेंडेंट हो जाता है, यानी प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता है एब्जॉर्प्शन। सेम इक्वेशन मिल रहा है वापस से। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इंटरमीडिएट पे अगर मैं ले लूं इंटरमीडिएट प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर, है ना, इंटरमीडिएट प्रेशर पे थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू पी ए रेस टू क्या होगा 1/n। सही है, क्यों, क्योंकि देखो लो प्रेशर पे पी का पावर 1 था, हाई प्रेशर पे पी का पावर 0 था, तो इंटरमीडिएट पे क्या होगा 1/n। सो हम लोग ने जो एब्जॉर्प्शन आइसोटोप एक्सप्लेन किया फ्रेंडलिच का और लैंगमेयर का, वो दोनों में सिमिलरिटीज है, राइट। तो ये आप याद रख सकते हो। थीटा जो मैंने कहा, थीटा इज नथिंग बट फ्रैक्शन ऑफ गैस एब्सॉर्ब, दैट इज x/m। x क्या था, कितना गैस सरफेस पे है, m क्या था, मास ऑफ एब्सॉर्बेंट, राइट। सो इस इक्वेशन को इस तरीके से आप लिख सकते हो। यानी ग्राफ भी आपको सेम पता है, सेम टू सेम ग्राफ इसका भी आएगा। मतलब यहाँ पे अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, मान लो यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे प्रेशर है, थीटा यानी x/m, तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, कुछ ऐसा मिलेगा। यानी लो प्रेशर पे क्या होगा कि थीटा जो होगा इट विल बी डायरेक्ट टू व्हाट, प्रेशर ऑफ ए, एंड यहाँ पे जो होगा जहाँ पे कांस्टेंट हो गया है वहाँ पे थीटा विल बी व्हाट, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, यानी पी एस टू 0। और यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा वहाँ पे थीटा क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू पी रेज़ टू व्हाट 1/n। सही है, तो ये आप याद रख सकते हो। सेम टू सेम चीज़ हम लोग ने फिर से पढ़ी है। अब ये जो इक्वेशन है, मैंने अभी भी कहा था आपको, अभी आपको कहा था कि बहुत सारे बुक्स में ये जो इक्वेशन आपने पढ़ा, थीटा इज इक्वल्स टू के पी ए बाय 1 प्लस के पी ए, है ना। बहुत सारी बुक्स में ये इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, x/m इज इक्वल्स टू ए पी बाय 1 प्लस बी पी, ठीक है। जहां पे ए एन बी क्या है, ए एन बी क्या है, कांस्टेंट है, के यानी कांस्टेंट है, ठीक है। वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ गैस पे। अब होता क्या है कि इस इक्वेशन को ऐसे भी लिखा जाता है, और ऐसे लिखने के कारण यहाँ पे आप इसको अलग अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब देखो मैं बताता हूँ इसको, मतलब ग्राफ्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इस इक्वेशन को आप रीराइट करो तो आप इसको बहुत सारे फॉर्म में रीराइट कर सकते हो। मान लो प्रेशर इधर आ गया, तो इट कैन बी रीरिटन एज, दिस इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, देखो कैसे रीरिटन कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रेशर को अगर इधर ले लूँ, ये प्रेशर को मैं अगर इस तरफ ले लूँ तो क्या आ जाएगा, x/m बाय p इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a बाय 1 प्लस bp, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको और एक तरीके से लिख सकते हो। और एक तरीका कैसा, यानी मैं इसको अगर इन्वर्स कर दूं, ऐसे लिख सकता हूँ, p बाय x/m इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस bp बाय a, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर इस इक्वेशन को आप और एक तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज अगर इस तरीके से, मतलब इसी को मैं बता रहा हूं, ये p बाय जो था, है ना, p बाय x/m इज इक्वल्स टू, इसका क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा, ये 1/a प्लस क्या हो जाएगा, b/a इंटू p। मतलब इस इक्वेशन को मैंने इस तरीके से लिख दिया, सही है। तो ये जो इक्वेशन था इसको इस तरीके से लिख लिया। मतलब आपका जो ये इक्वेशन है बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैंने एक इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिखा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे जो मैंने अभी अभी डिराइव किया, इसको आप y = mx + c में भी प्लॉट कर सकते हो, है ना। आपको याद रखना है, जैसे ये इक्वेशन है तो y एक्सेस पे क्या आ जाएगा, आप अगर कंपेयर करो y = mx + c से, ये हमेशा याद रखो, y एक्सेस पे क्या आ जाएगा, p/x/m, मतलब p/x/m आ गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा,
यानी प्रेशर आ गया। अब जो भी ग्राफ मिलेगा आपको, यहाँ पे जो भी आपको ग्राफ मिले उसका स्लोप क्या होगा, b बाय ए उसका स्लोप होगा, और इंटरसेप्ट क्या होगा उसका, 1 बाय ए उसका इंटरसेप्ट होगा। यानी आप इस फॉर्म को, मतलब किसी भी फॉर्म को इक्वेशन आपको, मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब भी एंट्रेंस में जेईई या नीट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको क्या करना है, इक्वेशन को देखना है कि वो कितने टाइप में हम लोग लिख सकते हैं, और बाद में आपको y = mx + c के थ्रू उसका ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो आप इजीली अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट व्हाट, फ्रेंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, गॉट इट। अब इसको और एक तरीके से भी लिख सकते हैं, देखें मैं सारे पॉसिबल तरीके बता रहा हूं। अब अल्टरनेटिव और एक तरीका है इसका, अल्टरनेटिव तरीका वो क्या है कि अभी अभी आपने पढ़ा था कि x/m जो था वो इक्वल्स टू क्या था, AP/1 + BP था, राइट। अब इसको और एक तरीके से ऐसे लिख सकते हैं कि इसको x/m को m/x ले लो, m/x, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + BP/AP हो जाएगा, राइट, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको अगर मैं एलसीएम ले लूं, m/x = क्या हो जाएगा ये, अगर इसको मैं इस तरीके से एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा आपका b/a + 1/AP, राइट। सो ये और एक फॉर्म हो गया जिसमें हम लोग वापस से कंपेयर कर सकते हैं किसके साथ, y = mx + c के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे y एक्सिस पे क्या आएगा बताओ, m/x आएगा, m/x, और x एक्सिस पे क्या आएगा, 1/p आ जाएगा, राइट, 1/p आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको स्लोप मिलने वाला है उसका स्लोप क्या होगा, 1/a उसका क्या होगा, स्लोप होगा, 1/a उसका क्या होगा, स्लोप होगा। और साथ साथ में ये जो इंटरसेप्ट होगा ये यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी c मतलब ये क्या होगा, b/a आपका इंटरसेप्ट है। सो एक ही इक्वेशन को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। सो देखो लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म इसीलिए टफ है, आपको ये जो है टॉपिक ये एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट आप इसको प्रिपेयर कर लो अच्छे से, इससे बहुत सारे एमसीक्यू आ सकते हैं। सारे अल्टरनेटिव मेथड्स मैंने बता दिए इक्वेशन को बनाने के, ग्राफ बनाने के, तो सारे मेथड्स को आप एक बार फिर से, क्योंकि वीडियो को एक बार देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को याद करना पड़ेगा। तो इक्वेशन को याद करो कैसे, लिख के याद करो, राइट। सो सारे अल्टरनेटिव्स मैंने बता दिए इसके, तो आप याद रख सकते हो। लेकिन लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के अपने लिमिटेशंस भी हैं। अब ये लिमिटेशंस क्या क्या है कि ये याद रख सकते हो कि ये जो आइसोथर्म का ग्राफ है वो हाई प्रेशर पे क्या होता है कि मल्टी लेयर बनाना चालू कर देता है, ठीक है, ये एक उसका लिमिटेशन है। सेकंड क्या है कि हम लोग ने एजम्पशन माना था कि सॉलिड का सरफेस होमोजीनियस है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, एक्चुअली में सरफेस होमोजीनियस नहीं होता है, मतलब ये एजम्पशन जो माना था मैंने शुरुआत में वो गलत था। लास्ट जो लिमिटेशन है दैट इज एवरी साइड ऑफ द सॉलिड में डिफरेंट एफिनिटी फॉर द गैस, मतलब होमोजीनियस नहीं होता। सरफेस ऑफ सॉलिड जो होता है कहीं पे ज्यादा एब्जॉर्ब हो सकता है, कहीं पे कम, लेकिन एजम्पशन क्या बना था कि सब जगह पे एक जैसा होगा। तो जो हम लोग ने शुरुआत में एजम्पशंस दिए थे वही उसके लिमिटेशंस है, वो फॉलो नहीं करते, राइट। सो दिस वर द एजम्पशंस ऑफ लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, गॉट इट। तो दोनों टॉपिक क्लियर हो गए। आज हम लोग ने क्या पढ़ा, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में पढ़ा। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म क्या था, आइसोथर्म, आइसोथर्म मींस आइसो मींस सेम, थर्म मींस टेम्परेचर। तो अभी देखो, अभी लास्ट जो है वो हम लोग बात कर ले एड्सॉर्प्शन आइसोबार के बारे में। अब बार किसका यूनिट होता है, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। आइसो का मतलब होता है सेम, एंड बार मींस प्रेशर, मतलब सेम प्रेशर पे जो ग्राफ प्लॉट किया जाए, x/m वर्सेस टेम्परेचर का जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम लोग सेम प्रेशर पे यानी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम लोग आइसोबार बोलते हैं, ठीक है। तो दिस प्लॉट इज ऑफ व्हाट, x/m वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अब आप देख सकते हो यहां पे दो ग्राफ दिए गए, एक है फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एंड एक है केमिकल एड्सॉर्प्शन का। तो देखो बात करते हैं फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। सबसे पहले फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। तो आपको पता है कि फिजिकल एड्सॉर्प्शन मतलब मेरे पास अगर ये सॉलिड है, इस पे कोई गैस एड्सॉर्ब हुआ है, ठीक है। अब ये सॉलिड और एड्सॉर्ब गैस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है, वीक होता है, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बोलते हैं। अब आपको पता है कि वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस आर सच वीक कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गैस जो मॉलिक्यूल जो बैठे हैं वो निकल जाएंगे। क्यों, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। मतलब अगर मैं यहां से टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या होगा, ये गैस के मॉलिक्यूल्स निकलना चालू हो जाएंगे। क्यों निकलेंगे, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ते तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूव करते हैं, बहुत फास्ट मूव करते हैं, और ऐसे मूव करते 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 वो सरफेस से एस्केप हो जाएंगे, यानी डिसॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा। यानी एड्सॉर्प्शन क्या हो जाएगा, अचानक से कम हो जाएगा, यानी ग्राफ आपको इस तरीके से ड्रॉप होता नजर आएगा। यानी x/m की वैल्यू प्रेशर के साथ, टेम्परेचर के साथ क्या होगी, ड्रॉप होगी। क्या होगी, ड्रॉप होगी,
राइट। तो पहला प्लॉट ध्यान से देख लो, ए वाला प्लॉट देख लो, कैसा हो रहा है, एक्स बाय एम की वैल्यू घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो फिजिकली एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स सारे एस्केप होना चालू हो जाएगा, यानी डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड ग्राफ की बात करते हैं, दैट इज केमिकल एब्जॉर्प्शन। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन में आप ग्राफ में देखो, आपको एक इरेगुलर बिहेवियर नजर आ रहा है। मतलब पहले ग्राफ क्या हो रहा है, पहले ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, यानी शुरुआत में एब्जॉर्प्शन तो बढ़ रहा है लेकिन फर्दर एब्जॉर्प्शन घट रहा है। ऐसा क्यों होता है? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में केमिकल एब्जॉर्प्शन में कहा था कि किसी भी मॉलिक्यूल को केमिकली किसी के साथ बाइंड होना है, यानी बॉन्ड बनाना है, तो इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन एनर्जी। तो शुरुआत में जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो ना, शुरुआत में जो आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो उसमें वो पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज हो जाता है उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में। तो एक्टिवेशन अगर होगा तो एब्जॉर्प्शन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। तो शुरुआत में आपको देखो ग्राफ ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। क्यों? कि शुरुआत में आप जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, शुरुआत में आप जो टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हो वो पर्टिकुलर एनर्जी यूज हो जा रही है उस मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने में, यानी आपको ग्राफ ऊपर की तरफ जाते हुए नजर आ रहा है। फिर जैसे ही एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाएगी उसके बाद अगर आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते जाओ तो वो टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी को इन्फ्लुएंस कर देगा, यानी काइनेटिक एनर्जी अपना काम करना चालू कर देगी और डिसॉर्प्शन होना चालू हो जाएगा, यानी वापस से ग्राफ नीचे आ जाएगा। राइट। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन में शुरुआत में ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। बाद में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड हो गई, उसके बाद में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स निकलना चालू हो जाएगा, डिसॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, नीचे ड्रॉप हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं आइसोबार। दिस पर्टिकुलर फर्स्ट वाला जो है दैट इज आइसोबार फॉर फिजिकल एब्जॉर्प्शन, बी वाला जो है दैट इज आइसोबार फॉर केमिकल एब्जॉर्प्शन। गॉट इट? दोनों आइसोबार क्लियर? ठीक है। अब अगर आप टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर का प्लॉट करो, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्टर। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन आइसोस्टर। सो दिस इज द प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस प्रेशर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन फिक्स होगा, तो आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ रहा है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रख सकते हो एमसीक्यू के लिए। राइट। सो फाइनली बात कर लेते किसके बारे में, एप्लीकेशंस के बारे में। अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो एब्जॉर्प्शन का एप्लीकेशन बहुत सारा है। इट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हाई वैक्यूम, क्योंकि मान लो अगर मेरे को इस रूम में वैक्यूम क्रिएट करना है, जिस रूम में बैठा हूं वैक्यूम क्रिएट करना है। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं होना चाहिए, एयर भी नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होना चाहिए। तो अगर मुझे एयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना है तो मैं किसी सरफेस पे एब्जॉर्ब करके इस तरह से ऑक्सीजन निकाल सकता हूं। मान लो मेरे रूम में मॉइस्चर है, उसको निकालना है तो मैं सिलिका यूज कर लूंगा। सिलिका क्या करेगा, इस रूम का जितना भी मॉइस्चर होगा वो अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी इस रूम में पर्टिकुलर रूम में मैं वैक्यूम क्रिएट कर सकता हूं यूजिंग व्हाट, यूजिंग एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है गैस मास्क कोटिंग एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड इन ब्रीथिंग इन कोल माइंस। आपको पता होगा कि कोल माइंस में जो काम करते हैं, है ना, कोल माइंस में जो काम करते हैं वहां पे बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आती रहती है, वो इनहेल कर लेते हैं जिसके कारण उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। यानी उसको हम लोग प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग एक गैस मास्क बनाते हैं। ठीक है, एक मास्क बनाते हैं और वो मास्क क्या करता है, वो मास्क के अंदर एक्टिवेटेड चारकोल होता है। और आपको पता है कि चारकोल इज अ वेरी वेरी गुड एब्जॉर्बेंट। चारकोल क्या करता है, अपने सरफेस पे गैस के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी वो गैस के मॉलिक्यूल्स चारकोल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, उससे फ्रेश एयर आप इनहेल करोगे। तो कोल माइंस वाले ये यूज करते हैं जो पॉइजनस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सिलिका एंड एल्यूमिनियम जेल आर यूज्ड एज एब्जॉर्बेंट फॉर कंट्रोलिंग ह्यूमिडिटी। अभी भी कहा था मैंने, सेम पॉइंट। कलरिंग मैटर फ्रॉम सोल्यूशन, मान लो मेरे पानी में इंक गिर गया, मुझे पानी में से इंक निकालना है, तो छान के निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते हो, लेकिन आप एक तरीका है निकालने का, क्या, एब्जॉर्प्शन। मैंने आपको कहा था आप क्या करो, चारकोल को पाउडर कर दो और उसको उस इंक और पानी के सोल्यूशन में डाल दो, तो चारकोल क्या करेगा, उस पाउडर चारकोल क्या करेगा, पाउडर चारकोल क्या करेगा, इंक के डाई के पार्टिकल्स यानी इंक के पार्टिकल्स अपने सरफेस पे सेटल कर लेगा। बाद में जब फिल्टर करोगे तो आपको देखने मिलेगा कि कलर निकल चुका है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। राइट। फिफ्थ है इट इज यूज्ड इन हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या होता है हेटेरोजेनियस कैटालिसिस। इनर्ट गैस को सेपरेट करने में आपको पता है कि इनर्ट गैसेस ऐसे होते हैं जो रिएक्ट नहीं करते। तो मान लो अगर मेरे इनर्ट गैसेस मिक्स हो चुके हैं, अब उनको केमिकली सेपरेट करना तो बनता ही नहीं है क्योंकि केमिकली वो रिएक्ट ही नहीं करते, तो उनको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बाय द मींस ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट है एज एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स। एब्जॉर्प्शन इंडिकेटर्स की तरह भी काम करते हैं। इंडिकेटर्स मतलब आपको पता है रिएक्शन कंप्लीट हुई नहीं हुई, है ना, तो वो पता करने के लिए इंडिकेटर्स यूज करते हैं। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस इट इज अ सेपरेशन टेक्निक जो आप फर्दर पढ़ने वाले हो। ठीक है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है,
क्वालिटेटिव मतलब क्या प्रेजेंट है वो पता करने के लिए, जैसे लेट टेस्ट फॉर AL3+ या फर्दर मैं बताऊंगा आपको, है ना। दो टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितना है, क्वालिटेटिव का मतलब क्या है, कितना है पता करना है तो आप करोगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस, और क्या है तो वो पता करना है तो क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। क्वालिटी मतलब क्या है, क्वांटिटी मतलब कितना है। तो ऐसे अलग अलग एनालिसिस है जो आप प्रैक्टिकल में फर्दर पढ़ने वाले हो। सो दिस पर्टिकुलर 9 points are the applications of adsorption. Got it? होपफुली आपको समझ में आ गया होगा एड्सॉर्प्शन के एप्लीकेशंस क्या है, राइट। तो काफी सारा हम लोग ने कवर कर चुके हैं। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कैटालिसिस। कैटालिसिस जो टॉपिक है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, राइट, क्योंकि अभी काफी सारा हो चुका है। अभी आपका दिमाग भी क्या होगा, सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड दिमाग में अगर मैं ज्यादा प्रेशर डालूं तो एड्सॉर्प्शन नहीं होगा, यानी आपको समझ में नहीं आएगा। सो फिलहाल के लिए हम लोग यहीं पे टॉपिक को एंड करते हैं। एंड मैंने जैसे कहा था आपको कि आप क्या कर सकते हो कि आपको अगर कोई भी डाउट है ना, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हो, इन 2 नंबर्स में से अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ सकते हो, ठीक है। और क्लास 12th की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली सिलवासा के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वी आर प्रोवाइडिंग अ व्हाट्सएप सर्विस एज वेल। व्हाट्सएप पे आपके डाउट क्लियरेंस मैं करूंगा, तो आप क्या करना है, आपको बस इस ग्रुप पे इस नंबर पे मैसेज कर देना है कि ऐड मी टू द ग्रुप ऑफ द क्लास 12। आपको ऐड कर दिया जाएगा, एंड ऐड करने के बाद आपके जो भी डाउट्स है, आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में आप सब लोग देखोगे जो नेक्स्ट टॉपिक है कैटालिसिस। थैंक यू।